हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जो हमारी क्लास 10th में एसएसटी की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम 20 एमसीक्यू डेली की प्रैक्टिस कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये हमारे सन 2023 का सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम सभी सन 2023 के सेट 3 और सन 2024 के सभी सेट को सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे सन 2025 के आने वाले एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। आपने अगर पिछली क्लासेस की हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं और आपको बिना लर्न किए भी बार बार देखने से ही लर्न हो चुके होंगे। तो चलिए देखो, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो आई होप ऐसा कोई होगा नहीं जिसका इससे आंसर ना आता हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। ये पूछा गया फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1779, 1789, 1780, 1799। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा गया नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से ही था। तो और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पूछा गया थर्ड में, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। यानी जलियांवाला जो बाग की घटना हुई थी वो कब हुई थी। तो सबको पता 1919 में हुई थी, लेकिन डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, पूछा गया वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं के द्वारा पहले भारत माता की जो प्रतिमा बनाई गई थी वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो याद रखना, वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, तो आपको ऑप्शन भी याद हो गया। 1945 में कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया भारत में कितने संघराज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। यानी जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें क्या होता है? शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो संघ में किसका उत्तर है? केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य, या राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य। तो आपको पता है कि जो शक्तियों का विभाजन होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। लेकिन इससे पहले ऑप्शन डी भी देखते हैं कि डी में क्या दिया गया है। तो डी में तो इस प्रकार से डी में विधायिका और न्यायपालिका दिया है, तो ये इसका होगा नहीं करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया वियना संधि कब हुई थी। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, और इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, जो नेपोलियन था उसकी पराजय कब हुई थी? 1815 में। और 1815 में उसकी पराजय के बाद ही वियना संधि की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी। मतलब पूछा गया भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लाया गया वो कब लाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था कब आई? 1992 में। ये इसका आंसर जो लिखा है वो टाइपिंग एरर है, तो ये इसका गलत है। लेकिन याद रखना कब आया हुई थी ये? 1992 में। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया निम्नलिखित में क्या भारतीय लोकतंत्र में प्रमुख चुनौती हैं। यानी भारत के लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौती हैं। तो क्षेत्रीय असंतुलन बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक तनाव एवं हिंसा ये भी करेक्ट है, क्योंकि देख सकते हो कि धार्मिक आधार पर कितनी हिंसा रहती है, समाज में तनाव बना रहता है। दल बदल ये भी दिक्कत आ रही है कि लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में बदलते रहते हैं। तो उपयुक्त में सभी। तो इस प्रकार का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। यानी लौह अयस्क जो संसाधन है वो किस प्रकार का है? नवीकरणीय युग। तो देखो लोहा अयस्क बहुत पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, तो नवीकरणीय तो होगा नहीं। नेक्स्ट है प्रवाह, ये कोई हो नहीं सकता। जैव भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? अनवीकरणीय, मतलब बहुत पुराना हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो आप लोगों को पता है कि काली मृदा किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। और कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, क्योंकि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन को हम आसानी से, मतलब इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। इसमें पूछा गया था
क्या है कि ए निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है, तो हमने करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दाल है। आई होप आप इसका आंसर भी रट चुके होंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है। पूछा गया मोनोजाइट जो रेत पाया जाता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, थोरियम। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो दो देशों के बीच के या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर मैं बता देता हूँ। आंतरिक व्यापार क्या होता है, अपने देश के अंदर व्यापार किया जाता है। बाहरी व्यापार क्या होता है, बाहर व्यापार किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब संसार के कई देशों के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं। तो ये कौन सा वर्ड करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, जो हम दो या दो से अधिक देशों के साथ व्यापार करते हैं। स्थानीय बाजार मतलब अपने स्थान के आसपास में जो लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, मतलब किसी देश का जो विकास है वो किस आधार पर निर्धारित करेंगे। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है प्रति व्यक्ति आय भी होती है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी, और औसत साक्षरता दर भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाए, उपयुक्त में सभी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है हालांकि, तो आपको लर्न भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से देश किस स्थिति पर है। भारत की स्थिति किस है, मतलब पड़ोसी देशों में अगर मानव विकास के स्थान पर देखा जाए, तुलना करें तो हमारा देश से बेहतर कौन सा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने कल भी किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, श्रीलंका। तो ये हमें बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो आसानी से इसका आंसर भी रट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किस आधार पर है। देखो हमने जो क्षेत्रों का विभाजन किया था वो दो आधार पर था हमारा। एक तो कार्य के आधार पर जिसमें हम प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में डिवाइडेशन करते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, उद्यम यानी स्वामित्व के आधार पर। तो हमसे पूछा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, तो ये किस आधार पर हमने विभाजन किया, उद्यम एवं स्वामित्व के आधार पर। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है स्वयं सहायता समूहों के बचत और ऋण के संबंध का निर्णय किया जाता है। मतलब जो स्वयं सहायता समूह या ऋण के संबंध में जो निर्धारण लिया जाता है वो कौन करता है, तो बैंकों द्वारा कोई मतलब नहीं होता, सदस्यों द्वारा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो समूह चलाया जाता है वो सदस्य मिलकर चलाते हैं और उसका निर्णय भी सदस्य ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का अधिकांशतः प्रकृति प्रक्रिया उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। मतलब कोई वस्तु ऐसी है जो उत्पादन प्रकृति द्वारा हम उसका पूर्ण रूप से कर रहे हैं, अधिकांशतः प्रकृति द्वारा ही प्राप्त हो रही, तो किस क्षेत्र में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राथमिक, क्योंकि मैंने बताया था प्राथमिक में जो चीज़ आती है वो क्या आती है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। और द्वितीयक में क्या होता है, जो हमें विनिर्माण उद्योगों द्वारा प्राप्त होती है। तृतीयक में क्या आता है हमारा, सेवा संचार ये व्यवस्था सब आती हैं, परिवहन वगैरह। और ये चौथा जो दिया गया सूचना का प्रौद्योगिकी, ये तृतीय का ही डिवाइडेशन है। तो आज के हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में भी आएगा, और आपने देखा कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो बार बार आने से आपको लर्न भी होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप PDF पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप जा सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF की भी प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर कल मिलते एक नए लेक्चर के साथ।